जय हिंद दोस्तों ईरान मिडल ईस्ट का एक बहुत बड़ा प्लेयर, एक ऐसा देश जो कि अमेरिका को खुलकर उसके सामने खड़ा हुआ है और लगभग 30-35 साल से अगर आप देखेंगे तो लगातार अपनी पोजीशन को बनाए हुए है। चाइना और दूसरे देशों की मदद लेकर जिस तरीके से अमेरिका को धमकी दे रहा है और जिस तरीके से न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट या न्यूक्लियर आर्सेनल डेवलपमेंट की तरफ बढ़कर वो पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के पावर बैलेंस को हिला देना चाहता है, वो दोस्तों अपने आप में बड़ी गजब सिचुएशन है। अब ऐसे में अमेरिका ने पूरी कोशिश कर ली, चाहे वो बराक ओबामा हुए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हुए, चाहे जो बाइडन हुए, इन सब ने जिस तरीके से पूरी कोशिश कर ली है यहाँ सिचुएशंस को आगे बढ़ाने की, यकीन मानिए इन सब की कोशिश के चलते ही बावजूद ईरान जो है अमेरिका के सामने नहीं झुका। लेकिन सिचुएशंस इस तरीके से आ रही हैं दोस्तों, सिचुएशंस इस तरीके से आ रही हैं कि हालात इस तरीके से ख़राब हैं, या यूँ कहें कि ईरान के लिए हालात ख़राब इस तरीके से होते जा रहे हैं कि अब ना चाहते हुए भी ईरान को कहीं ना कहीं ऐसे पॉजिटिव सिग्नल्स देने पड़ रहे हैं जो कि सऊदी अरेबिया के सामने झुकते हुए से नज़र आ रहे हैं। तो आओ इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करें कि असलियत में मामला क्या है। यहाँ अगर ईरान को देखें इस पूरे नक्शे के अंदर दोस्तों, ये जो इलाका है ये है वेस्ट एशिया। अब इस इलाके को कहा गया वेस्ट एशिया। इस वेस्ट एशिया के अंदर असलियत में 4 पावर्स खेल रही हैं। एक है टर्की, दूसरा है ईरान, तीसरा है सऊदी अरेबिया और चौथा है इजराइल। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जब 4 पावर्स खेल रही हैं तो टर्की अभी 2 साल पहले ही एंटी अमेरिका हुआ है, यूं कहें अमेरिका से थोड़ा सा अलग हटके काम करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरेबिया यानी 3 देश जो हैं वो तो प्रो अमेरिका शुरू से रहे, यहाँ तक कि और सबसे बड़ी बात यहाँ ईरान एक ऐसा देश है जो प्रो अमेरिका ना होकर एंटी अमेरिका है इस टाइम पर। अब ऐसी सिचुएशन में अमेरिका के लिए चैलेंज, और यही एक रीज़न है कि इस ईरान ने इस पूरे मिडल ईस्ट में अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने के लिए जिस तरीके से तूफान मचा रखा था और जिस तरीके से अमेरिका की धज्जियां उड़ा रखी थी वो आप देख सकते हैं। इस ईरान को अगर आप देखेंगे तो ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, और जिस तरीके से ईरानियन रेवोल्यूशन, हालांकि वो इस्लामिक रेवोल्यूशन था, लेकिन उस इस्लामिक रेवोल्यूशन को सुन्नी आउटफिट का कलर देकर ईरानियन रेवोल्यूशन की तरह प्रोजेक्ट किया जाने लगा। जब ईरानियन रेवोल्यूशन की बात आई तो ईरानियन रेवोल्यूशन में साफ था कि इस ईरानियन रेवोल्यूशन जिसमें इस्लाम की सुप्रीमेसी की बात की जा रही है, उसे इस इलाके के बाकी दुनिया में भी फैलाया जाएगा। 1979 का। लेकिन जैसे ही ये आई, खामेनेई गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने क्या किया, इन लोगों ने अब जब तक सद्दाम हुसैन था तब तक तो ठीक था, लेकिन ईरान ने क्या किया, इराक में, सीरिया में, लेबनान में, जॉर्डन में, उसके बाद इजराइल के हमास में, और यहाँ तक कि यमन के अंदर हूती को और सोमालिया को जिस तरीके से हथियार, गोला बारूद और सपोर्ट प्रोवाइड करना शुरू किया, जिस तरीके से हथियार, गोला बारूद और सपोर्ट प्रोवाइड करना शुरू किया, यहाँ पर अमेरिकन डोमिनेंस को और खासकर सऊदी अरेबिया की डोमिनेंस को हमेशा से चैलेंज पोज किया। अब रेवोल्यूशन के साथ अगर आप इसे देखेंगे तो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं इतनी ताकत रखता है कि वो इजराइल तक अपनी मिसाइलें दाग सके। मिसाइल प्रोग्राम के बाद डोमिनेंस इन मिडल ईस्ट मिसाइल प्रोग्राम, साथ में न्यूक्लियर प्रोग्राम को अगर आप देखें तो वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये भी अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी थ्रेट है। बात समझ में आ गई। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर, और यही ईरान था जिसने अफगानिस्तान में तालिबान को भी सपोर्ट किया अमेरिका के अगेंस्ट, और एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि ईरान ने अमेरिका को हमेशा से छकाए रखा। हमेशा से ईरान ने अमेरिका और अमेरिका के फ्रेंड्स को टेंशन में रखा, और जिस तरीके से खामेनेई ने अल्ट्रा रेडिकलिस्ट इब्राहिम राइसी को प्रेसिडेंट बनाया, वो खुले तौर पर साफ नज़र आ रहा है कि हैंगमैन ऑफ ईरान अगर देखा जाए, जो ईरान का फांसी देने वाला था, उसे देखा जाए तो इस तरीके से छकाया या सिचुएशंस को क्रिएट किया इब्राहिम राइसी ने, इब्राहिम राइसी जैसे रेडिकल राष्ट्रपति का, ईरान का रेडिकल इंसान का ईरान का राष्ट्रपति बनना
अपने आप में चैलेंजिंग था। और अगर 3 या 4 महीने पहले की भी सिचुएशन को देखा जाए, चलो 6 महीने पहले की सिचुएशन को अगर देखा जाए, तो ईरान ऐसा पोज हो रहा था जून तक तो खासकर कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ईरान के सामने सऊदी अरेबिया वगैरह के पसीने छूट रहे थे। और यही रीज़न है इजराइल के साथ दोस्ती करके अब्राहम अकॉर्ड जब सबके सामने आने शुरू हुए तो उसके पीछे का मैंने भी एनालिसिस यही करवाया था और सभी यही कह रहे थे कि अब्राहम अकॉर्ड के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ईरान की पावर का बढ़ना है, ईरान का लगातार ताकतवर होना है। और अरब कंट्रीज इसलिए 2 दुश्मनों में से एक को चुन रहे हैं जो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी रखता है और ज़्यादा हेल्प करेगा, और वो था इजराइल। अब ऐसे में सोचकर देखिए, ईरान का ऐसा भूत या ईरान का ऐसा डर था कि इजराइल को लगातार उस पर हमले करते रहने पड़े, उसके ऊपर साइबर अटैक से लेकर उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ाने से लेकर उसके पावर प्लांट्स को उड़ाने से लेकर उसकी नेवी के ऊपर अटैक करने से लेकर हर जगह पर इजराइल का पहला टारगेट ईरान रहा। लेकिन क्या सिचुएशंस वैसी ही हैं जैसी पहले थी, और क्या दुश्मनी वैसी ही है ईरान की सऊदी अरेबिया से जो वैसी ही मतलब जैसी पहले थी? ईरान और सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर्स तक एक दूसरे के देश में नहीं हैं। एम्बेसीज के अंदर लोवेस्ट स्टाफ पर रहकर काम किया जाता है, और यकीन मानिए लोवेस्ट स्टाफ का मतलब इतना ज़्यादा लो कि गिने चुने 2-4-10 बंदे ही हों तो हों, वरना पूरी एम्बेसी में कोई नहीं होता। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप देख सकते हैं दोनों देशों के रिलेशंस कितने ज़्यादा लो लेवल पर होंगे, क्योंकि जिस तरीके से ईरान हूती रिबेल्स को सपोर्ट करके, यमन के अंदर हूती रिबेल्स को सपोर्ट करके सऊदी अरेबिया पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, अमेरिका पर हमला करके और सीरिया के अंदर भी हमले करके जिस तरीके से सऊदी अरेबिया के पोजीशन को कमज़ोर कर रहा है, सऊदी अरेबिया और ईरान का 36 का आंकड़ा बना रहा। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर दोस्तों क्या ईरान पहले जैसा रहा, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब समस्या समझिए, ईरान के सामने चैलेंजेस इमर्ज होना शुरू हो चुके हैं। अब नए चैलेंजेस एकदम से सामने आ चुके हैं, और उन चैलेंजेस में सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंटरनल चैलेंजेस होने के साथ साथ एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं। यानी अंदर उनके देश के तो चैलेंजेस हैं ही हैं, साथ में बाहर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज जो अब ईरान के सामने खड़ा हुआ वो था तालिबान। अब यहां समझिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ तालिबान को सपोर्ट करी, इसमें कोई दो राय नहीं है, सपोर्ट करी। लेकिन तालिबान जो है वो ईरान का नेचुरल राइवल है। यहाँ इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये लोग तो हैं शिया और तालिबान जो है वो है सुन्नी आउटफिट वाले, और ये जो सुन्नी हैं ये अफ़गानिस्तान की हज़ारा कम्युनिटी को हज़ारों की संख्या में मारते हैं, और ये हज़ारा क्योंकि शिया हैं तो इसलिए ईरान की सिंपैथी हज़ाराओं के साथ है, और लगभग 30 लाख हज़ारा जो हैं वो ईरान के अंदर एंटर कर चुके हैं। 30 लाख हज़ारा ईरान के अंदर एंटर कर चुके हैं। अब ऐसी सिचुएशन में दोस्तों अगर आप देखते हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखते हैं कि ईरान के अंदर हज़ारा कम्युनिटी है, तो तालिबान और ईरान का 36 का आंकड़ा भी है, और उसके साथ साथ वाटर डिस्प्यूट भी है। भले ही ईरान ने तालिबान को सपोर्ट किया हो, लेकिन जितनी भी आप शुरू से खबरें सुन रहे हैं, इन सब के अंदर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि किसी भी तरीके की कोई भी खबर नहीं आ रही है कि ईरान और तालिबान के बीच में किसी तरीके की बातचीत है। यस, ईरान और तालिबान के बीच में किसी तरीके की बातचीत है, ऐसी कोई भी खबर नहीं आ रही है। अब क्योंकि ऐसी कोई भी खबर नहीं आ रही है तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग मैटर है, अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, अपने आप में चैलेंजिंग मैटर है, अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। इसका मतलब ये है कि डिफरेंसेस अमेरिका के जाते ही सामने आने शुरू हो गए, और ईरान और तालिबान के बीच में वो कॉर्डियल रिलेशंस नहीं रहेंगे जो उम्मीद की जा रही थी या जो होने चाहिए दो देशों के बीच में। यानी ईरान अपने बैकयार्ड के अंदर, अपने पीछे के जो इलाका है उसमें फंस चुका है, यहाँ तालिबान खड़ा हो चुका है।
और उसके साथ साथ तालिबान के खड़े होने के साथ साथ इंटरनल क्राइसिस में आप देखोगे तो ड्रॉट यानी अकाल पड़ चुका है और ड्रॉट की वजह से वाटर क्राइसिस शुरू हो चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में पानी की कमी अगर देश में है, वाटर क्राइसिस शुरू हो चुका है और साथ में आपके पास इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा है। अमेरिका ने अपने सैंक्शंस लगा लगा कर ईरान की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है और इसी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है और रही सही बात ईरान के अंदर इलेक्शंस के अंदर एक तरीके का अनडिक्लेयर्ड बायकॉट दिखाई दिया, जिसके अंदर सबसे बड़ी बात ये कि जिसको वो चुनना चाहते थे उसको चुनने की जगह रियासी को जब खड़ा किया गया तो रियासी की वो को वोट देने के लिए वो निकले ही नहीं और लगभग 50-51% के आसपास या जो भी परसेंटेज है उसके आसपास वोट लेके वो जीते हैं और मैक्सिमम लोगों के ऑप्शन ही नहीं दिए गए। अब ऐसी सिचुएशन में इंटरनल क्राइसिस चल रहा है, इंटरनल क्राइसिस के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस से लेकर वाटर क्राइसिस, और इसी की वजह से क्या हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इन प्रोटेस्टों की वजह से एक और सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है प्रोटेस्ट्स की वजह से, वो ये कि पुलिस जो है वो एट्रोसिटीज कर रही है, और एट्रोसिटीज का मतलब पुलिस अत्याचार कर रही है और प्रोटेस्टर्स के ऊपर पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर गोलियां चला रही है। खुजिस्तान प्रांत जो है वहां से खबरें आई, खुजिस्तान इस इलाके में इराक के पास पड़ता है, खुजिस्तान के इस इलाके में जब लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू किए पानी के लिए तो पुलिस ने इन पर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोलियां चलानी शुरू करी। अब जब पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोलियां चलानी शुरू करी तो नतीजा क्या है, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, तो इंटरनल क्राइसिस में फंस गया और अपने पड़ोस में फंस गया। नतीजा क्या हुआ कि चारों तरफ से सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो रही हैं। रही सही कसर अपना दूसरा पड़ोस अगर इसका देखा जाए तो यमन के अंदर जिन हौती रिबेल्स की बात की जा रही है, ये हौती रिबेल्स भले ही शुरू में दिखाई दे रहे थे कि सऊदी अरेबिया पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यमन गवर्नमेंट, हौती रिबेल्स और सऊदी अरेबिया, इन तीनों के अंदर एक नेगोशिएशन शुरू हो चुका है। नेगोशिएशन शुरू होने का मतलब ये है बातचीत शुरू हो चुकी है और जिस भी पावर शेयरिंग से लेकर दूसरी बातें की जा रही हैं वो सारी की सारी जो सिचुएशंस हैं वो हैंडल हो जाएंगी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखेंगे कि नेगोशिएशंस हो रहे हैं, समझे, हूती रिबेल्स के नाम पर, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे हूती रिबेल्स के नाम पर जब नेगोशिएशंस हो रहे होते हैं सऊदी अरेबिया के साथ, तो इसका मतलब ये है कि ईरान की पकड़ इन हूती रिबेल्स के साथ कमज़ोर पड़ रही है और ईरान जिस तरीके से सऊदी अरेबिया को घेरना चाहता था वहाँ उसकी उस डायमेंशन में पकड़ जो है वो मजबूत हो रही है। अब रही सही कसर, ईरान ने जिस तरीके से अपनी पकड़ इराक में, सऊदी अरेबिया में, लेबनान में, खासकर इन तीन देशों में बनाई, तो यहां और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। कारण उसका क्या है, जब तक सऊदी अरेबिया यहां पर था देयर वाज नो प्रॉब्लम, ईरान वाज डोमिनेटिंग द सिचुएशंस, यहां कोई समस्या नहीं थी और ईरान ही सारी परिस्थितियों पे काबू कर रखा था और ईरान का ही सबसे ज्यादा डोमिनेट था, प्रभाव था। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है, एंट्री ऑफ टर्की हैज टेकन प्लेस। अब तुर्की ने इस इलाके के अंदर डोमिनेट करना शुरू कर दिया है, आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और टर्की की एंट्री अगर आप देखोगे तो टर्की यहां पर कुर्दिश के ऊपर अटैक कर रहा है, तो कुर्दिश के ऊपर अटैक करते करते टर्की उन ग्रुप्स पर भी अटैक कर रहा है जिन्हें ईरान की सपोर्ट है। टर्की खुल के अजरबैजान वॉर के अंदर अजरबैजान के विरोध में था, अजरबैजान के सपोर्ट में था, और सबसे बड़ी बात इजराइल और टर्की के कुछ मामलों के अंदर एक साथ आने के चांसेस हैं, खासकर अजरबैजान मामले में। अब जो इजराइल का दोस्त होगा वो ईरान का दुश्मन है, क्योंकि पहले दिन से ईरान और इजराइल का 36 का आंकड़ा शुरू से चलता आ रहा है। अब क्योंकि दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा शुरू से चलता आ रहा है और टर्की अगर इजराइल के साथ अजरबैजान की फोर्सेस में था तो उसने भी कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया। और रही सही कसर, सऊदी अरेबिया और जो ये अरब नेशंस हैं, ये अरब नेशंस जिस तरीके से धीरे धीरे
खिसक कर अब्राहम अकॉर्ड साइन कर रहे हैं। इस अब्राहम अकॉर्ड का मतलब ये है कि असलियत में इस एरिना में, इस पूरे मिडल ईस्ट के जो दंगल है, इस मिडल ईस्ट के दंगल के अंदर जहां 4 पावर्स अलग अलग करके लड़ रही थी, जिसमें एक तरफ अरब पावर थी, दूसरी तरफ इजराइल था, तीसरी तरफ ईरान, चौथी तरफ टर्की था, तो यहां पर असलियत में अरब और इजराइल दोनों एक साथ आकर अब ईरान से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में टर्की भी ईरान के ऊपर एक तरीके का हमला कर रहा है, और टर्की जो है वो भले ही पूरे तरीके से नहीं, लेकिन कुछ कंडीशंस और कुछ सर्कमस्टेंसेस में इजराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में दोस्तों सोचकर देखिए कि एक तरफ आपके देश के अंदर टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सी हो चुका है और 200 सिटीज आर फेसिंग वाटर क्राइसिस। 200 जो सिटीज़ हैं, 200 जो छोटे बड़े शहर हैं, वो वाटर क्राइसिस यानी पानी के संकट को झेल रहे हैं। ड्रॉट पड़ चुका है, फसल बर्बाद हो चुकी है, खाने को रोटी नहीं है, हालात खराब हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप समझ सकते हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर आप समझ सकते हैं कि ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ईरान ने भले ही एक बहुत रेडिकल एलिमेंट, एक बहुत कट्टरवादी व्यक्ति को अपने देश में चुन लिया हो, खामेनेई ने बना दिया हो, लेकिन खामेनेई के पास ऑप्शंस ख़त्म होते जा रहे हैं, और जिस तरीके से खामेनेई के पास ऑप्शंस ख़त्म हो रहे हैं, उसे अपने कई दुश्मनों के साथ टेंशन्स, जो दुश्मनी है वो कम करनी पड़ेगी। और वो ये नहीं है परमानेंट, बस टू बाय टाइम, बस समय मिल जाए और इन सारी प्रॉब्लम्स में से कम ये जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व कर लिया जाए, और तालिबान से जो भी सेटिंग बैठ पा रही है बैठा ली जाए, फिर दोबारा मैदान जंग में उतर जाएंगे। ये प्लान के साथ, इस प्लान के साथ अगर आप देखें तो ईरान इस टाइम पर ऐसे सिग्नल्स दे रहा है, ईरान इस टाइम पर ऐसे सिग्नल्स दे रहा है इस प्लान के साथ कि वो सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशंस अच्छे कर रहा है, और सऊदी अरेबिया भी कहीं ना कहीं चाहता है कि ईरान के साथ रिलेशंस अच्छे हों। उसके पीछे का लॉजिक मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो ईरान के ऊपर, लॉजिक के ऊपर देखा जाए तो ये इस तरीके के लॉजिक्स खुल के चल रहे हैं। अब यहाँ अगर सिचुएशन को देखेंगे तो आपको लगेगा, और यही रीज़न है कि जब इब्राहिम रियासी के अंदर, या इब्राहिम रियासी जो है उसको, उसके शपथ ग्रहण समारोह जो है उसमें सऊदी अरेबिया कई साल बाद ऐसे किसी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजने के लिए राज़ी हो गए हैं, और ये कह रहे हैं कि ठीक है हम अपने रिप्रेजेंटेटिव ईरान भेजेंगे उन्हें बधाइयाँ देने के लिए। और ये अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों। तो अब ये जैसा भी है इसके ऊपर आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये एक अपने आप में रिलेशंस हैं दोस्तों। धन्यवाद।